नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी 24 और मैं हूं भारती। जैसा कि आपको पता है कि लगातार हम वार्ड मेंबर हैं, प्रसिद्ध जो जिला परिषद के हैं, सरपंच हैं, लगातार उम्मीदवारों को आपसे रूबरू कराते आ रहे हैं। उसी कड़ी में आज मेरे साथ हैं जिला चरखी दादरी से वार्ड नंबर 1 के प्रत्याशी हैं मोहित साहू, जो कि इनसो से भी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, आप सभी जानते हैं बताने, और एक किसान परिवार से आते हैं। आज मैं उनसे आपको रूबरू कराऊंगा और वार्ड की जो समस्याएं हैं और जो मुद्दे रहेंगे, किस मुद्दे पर वो चुनाव लड़ेंगे। युवा हैं, युवाओं से मिलते भी हैं और जो इसी विषय में हमारी चर्चा रहेगी कि अगला जो उनका कदम है, वार्ड की जो समस्याएं हैं उनके लिए क्या होगा और वो क्या करने वाले हैं, किस तरह से चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। कुछ इन्हीं बातों को लेकर मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। सबसे पहले स्वागत है सर हमारे। धन्यवाद भारती भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कीमती समय निकाल कर यहाँ पहुँचे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मोहित भाई, जिस तरह से चुनाव है, कभी भी सरकार है वो घंटी बजा सकती है। सभी उम्मीदवार हैं, अपनी जो तैयारियां हैं ज़ोर शोर से कर रहे हैं। आपकी तैयारियां कैसी हैं? भाई भारती, वो एक कहावत सुनी होगी फौजियों वाली, जी फौजी जब रंग रूटी होती है जी तो जूते पहने हुए सोता है। जी तो भाई मैं तो जूते बांध के सोया करूँ, रात में भी फीते टाइट रहे हैं। मान ले कल चुनाव की घोषणा हो जाएगी जी तो भाई चुनाव की तैयारी उन लोगों को करनी पड़ती है जो पैराशूट से आते हैं। जी मैं तो 24 घंटे, चाहे गर्मी की दोपहर की लू हो, चाहे सर्दी की कपकपाती ठंड हो, मैं हमेशा जितना भी लगातार एक दशक से मैंने मेरे हलके में, मेरे गांव में जितने भी मेरे परिचित थे सभी के लिए मैं हमेशा अवेलेबल रहा हूँ। मेरे से जो बन पाया है जी 24 घंटे मैं लोगों के बीच में रहा हूँ। आप लोगों के बीच रहते हैं तो मिलते जुलते हैं, मिलनसार एक उम्मीदवार हैं। क्या समस्याएं मिलती हैं वार्ड की आपको लगभग? भाई समस्याएं तो देखो, सब तो लोग भगवान से भी खुश नहीं होते। जी हमारा देश है, यहाँ पे फ्लेक्सिबल विचारधारा के लोग होते हैं। जी कोई सरकार से दुखी होता है, कोई फसलों, सबसे ज़्यादा परेशानी युवाओं में देखने को और किसानों में देखने को मिली है। जहाँ किसान अपनी फसलों के भाव को लेकर चिंतित हैं तो युवा अपने भविष्य को लेकर, रोजगार को लेकर चिंतित मिलते हैं। जी कॉलेज है रोहतक, वहाँ से आप पास आउट हैं। जब नेतृत्व था छात्र संघ का भी, काफ़ी स्टूडेंट होते हैं कि जो समस्याएं लेकर आप तक आते थे, उनसे भी बातचीत की, एक हल निकल आता था। जो वार्ड का हल है, जो समस्या है, वो समस्या और यहाँ की समस्याएं डिफरेंट हैं, अलग सी हैं। यहाँ कैसा क्या लगता है, उस राजनीति में कितना फ़र्क लगता है और इस राजनीति में आप कितना फ़र्क मानते हैं? क्वेश्चन है ये। भाई आपने बिल्कुल वाजिब सवाल पूछा भारती भाई। जी देखो, एक बात कही है किसी ने, समझदार आदमी ने कही है कि नीत गेल बरकत होया करे। जी अगर आदमी की नीयत और नीति साफ है न, तो चाहे जब छात्र राजनीति करी, कॉलेजों में बच्चों को 2-3 प्रकार की समस्याएं होती थी। जी एक तो समय पे परीक्षा परिणाम आ जाए, जी लाइब्रेरी 24 घंटे खुली रहे, जी पार्किंग की सुविधा हो, जी हॉस्टलों में अच्छा खाना मिले, जी समय पे स्कॉलरशिप मिले, स्टाइफंड वगैरह। जी कॉलेजों में ये समस्या होती एक थी। और जेन्युइन समस्या होती है जो हमारी लिए भी आवाज़ उठाई थी, जो एक निर्णायक साबित हुई थी, उसको लेकर भी आप थोड़ा बताएं। बिल्कुल भाई, सबसे ज़रूरी होता है। जी मैंने तो अपने जीवन की शुरुआत में, जब शुरुआत में मैं रोहतक गया था, जी रोडवेज की छत पर बैठ के रोहतक कॉलेज में, उस टाइम पे, आजकल तो ऑनलाइन दाखिले होने लग गए, जी उस टाइम पे प्रोस्पेक्टस मिलता था। जी तो मैंने तो भाई रोडवेज की छत पर बैठ के रोहतक जाना शुरू करा था। जी तो परिवहन की एक बहुत बड़ी समस्या होती है। जी इसको लेकर समय समय पे, जी चाहे वो दादरी से रोहतक की बात हो, जी चाहे वो मेरे गांव रानीला से रोहतक की बात हो, दादरी की बात हो, जी मैंने हमेशा संबंधित अधिकारियों से बात करके, चाहे वो दादरी जीएम की बात हो, चाहे वो रोहतक जीएम की बात हो, दोनों अधिकारियों से मिलके समय समय पर, ये नहीं कि 1-2 बार, जी बारंबार, जैसे कई बार क्या होता था, पास जो है न परिवहन की जो समस्या होती थी न, वो रोडवेज के अधिकारी बस पास के हिसाब से बस चलाते हैं जी कि किस रूट पे कितने बस पास बने हुए जी हैं। तो कई बार वो बसों को बंद कर देते थे, फिर भी बार बार मिलकर, पहले अकेले जाकर मिलते थे प्रतिनिधि मंडल के साथ, फिर नहीं मानते थे, पहले गांधीगिरी से मिलते थे, फिर चाहे हमने भगत सिंह का रूप लेना पड़ा, जी चाहे सैकड़ों साथियों बहनों के साथ हमने रोडवेज डिपों पे ताला लगाने का काम करके, जब भी सरकार को झुकाकर हमने बसें चलवाई हैं। जी ये अब सरकार है लगातार सरकारी स्कूलों पर एक तरह से डाका डाल रही है कि बंद करती जा रही है, इसको लेकर आपकी क्या सोच है?
रानीला बड़े गांव में से एक गांव है, सरकारी स्कूल यहाँ भी होंगे। बिल्कुल, मेरा गांव भी बड़ा गांव है। जी खैर मेरे गांव में तो अब तक ये दिक्कत नहीं आई है, बाकी क्या पता कल को क्या हो जाए। जी। फिर भी हम लोग हैं न, जब 2003 में डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने, मैं जिस छात्र संगठन से संबंध रखता हूँ, इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से, जब 2003 में इनसो नाम का पौधा लगाया गया था, जब डॉक्टर साहब ने, जब उस समय पर इनेलो की सरकार थी, जी डॉक्टर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, जी उस समय पर डॉक्टर साहब ने एक ही बात कही थी जी। कि गलत के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, चाहे वो गलत अपने घर में हो रहा हो, चाहे वो गलत अपने गांव में हो रहा हो, चाहे वो गलत अपनी सरकार में हो रहा हो, गलत के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। अभी 2 दिन पहले माननीय राज्यपाल से हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इसी मुद्दे पर हमने अपनी खुद की सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई है। जो शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है, चाहे वो छात्र संघ चुनाव की बात हो, चाहे वो कॉलेजों में अध्यापकों की कमी की बात हो, हमने राज्यपाल से मिलकर इस मामले पर उचित कार्रवाई का राज्यपाल साहब ने हमें आश्वासन दिया कि निकट भविष्य में इस समस्या को दूर कर लिया जाएगा। मैं पूछना आपसे जा रहा था मोहित भाई कि जो सरकारी स्कूल हैं हाँ, वो टूटते जा रहे हैं, अगर ऐसी नौबत आई कि आपने ही अपनी सरकार के विरुद्ध अगर धरने पर बैठना पड़ा तो आप क्या बैठेंगे? बिल्कुल भाई, मैं न, मेरे लिए मेरा समाज पहले है। एक बात आपने सुनी होगी कि किसी चीज़ को न साफ करने के लिए उसके अंदर घुस के वो चीज़ साफ करी जा सकती है। ये नहीं, अगर जब तक हमारा सरकार में साझा होगा तभी हम सरकार में संबंधित अधिकारियों से मिलकर, जी संबंधित मंत्रिमंडल के मंत्री से बात करके हम इस समस्या को और जल्दी से समाधान करवा। हर एक चीज़ का समाधान ये नहीं होता भाई भूख हड़ताल पे बैठ के आंदोलन कर दिया, कोई बड़ा प्रदर्शन कर दिया। जी सिस्टमेटिक तरीके से हम पढ़े लिखे छात्र नेता हैं, इसलिए मैं तो यही कहना चाहूँगा, जैसी भी जो भी ज़रूरत पड़ेगी, मेरे लिए पहले समाज है। समाज के लिए अगर पसीने की ज़रूरत होगी तो खून भी बहाने से पीछे नहीं हटेंगे। दोबारा से हम उसी ट्रैक पे आते हैं कि जो आपका वार्ड है नंबर 1, जेन्युइन समस्या क्या लगती है आपको गांव की? भाई जैसा कि आपको बता दूं, मेरी पृष्ठभूमि एक किसान परिवार से है। जी तो मैं न, चाहे ये वार्ड नहीं, अपितु पूरे हरियाणा प्रदेश में 3 ही मुख्य समस्याएं हैं, जी स्वास्थ्य, शिक्षा और पढ़ाई लिखाई। जी तो जहाँ तक मेरे वार्ड की बात है, यहाँ पर भी मेरी 3 ही चीज़ों पर फोकस रहेगा। एक तो युवाओं के लिए, चाहे उनको कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए बढ़िया तरीके की लाइब्रेरी, और दूसरा स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, और अच्छे तरीके के डॉक्टर, अच्छे पढ़े लिखे क्वालिफाइड अध्यापक, और खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान युवाओं का देश है। तो खेल के क्षेत्र में भी हरियाणा प्रदेश का आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हरियाणा प्रदेश ने दिए हैं। तो मेरा तो मुख्य है युवाओं और किसानों के बीच में ही रहना है। यहीं से जो ट्रैक आप हाँ, मौसम खत्री के साथ आपने रेसलिंग की है, बिल्कुल एक पृष्ठभूमि है खिलाड़ी की, लेकिन अब जो आप देख डोप टेस्ट होते तो 100 में से है 80 खिलाड़ी हैं वो डोपिंग के मामले में कहीं ना कहीं इसका शिकार हो जाते हैं। उनके लिए आपकी राय क्या रहेगी खेल के लिए? भारती भाई, जहाँ तक खेल से संबंधित आपने बात पूछी, मैं लगातार 3 साल तक जिला चरखी दादरी बॉक्सिंग एसोसिएशन का प्रधान रहा। प्रधान रहते रहते खिलाड़ियों की अवेयरनेस के लिए, एंटी डोपिंग के लिए, चाहे वो नाडा की बात हो, चाहे किसी भी एजेंसी की बात हो, हमने कैंप लगवाने का काम किया। सबसे मेन समस्या खिलाड़ी शॉर्टकट जब यूज करता है ना, यह बात आ गई कि भाई फलाने छोरे का मेडल आ गया, फलाना वहाँ खेल के आ गया, वहाँ जीत के आ गया, तो एक रीस होती है ना, तो इसमें कई साथी शॉर्टकट अपना लेते हैं। वो उस खिलाड़ी की अचीवमेंट के पीछे उसका बैकग्राउंड नहीं देखते, उसने कितने घंटे प्रैक्टिस करी, क्या खाया, क्या पिया, वो स्पेशल। और सबसे बड़ी मैं इसमें कमी मानता हूँ खिलाड़ी के पेरेंट्स और कोचेज़ की। उन्होंने अपने बच्चे के ऊपर पूरा फोकस रखना चाहिए। समय समय पर उनको अच्छे अच्छे खिलाड़ियों के बारे में, चाहे चंदगी राम जी हुए, और पुराने समय में जब प्रोटीन विटामिन ये नहीं होते थे, उस समय भी हिंदुस्तान ने मेडल दिए हैं। उस समय भी हिंदुस्तान में अनेकों अनेक पुराने खिलाड़ियों के बारे में बताना चाहिए उनको। डोपिंग शॉर्टकट मत अपनाओ भाई, मेहनत ही सब। वो एक बात भी कही अबला भाई, कर बेटे मेहनत, मेहनत का फल होगा, खोदे जा धरती ने किते तो जल होगा, और लिखवा की ले ले भाई, एक दिन तू सफल होगा। तो ये अच्छी अच्छी मोटिवेट बातें बतानी चाहिए।
एक स्टूडेंट पे आपने बता दिया कि जो भी समस्याएं होंगी वार्ड की, मैं जनता के साथ हूँ। स्वास्थ्य सेवाएं क्या लगती हैं आपको इन गाँव की, जैसे पीएचसी हो गई, सीएचसी हो गई और डिस्पेंसरी वगैरह, जो महिलाएं होती हैं जो नॉर्मल डिलीवरी के लिए शहर दूर है, आप अप्रोच गाँव है, उसको लेकर आपकी क्या राय रहेगी? मेरी तो यही राय है भाई। वैसे तो सरकार ने तो अपने स्तर पे सीएचसी पीएचसी स्थापित किए हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए 108 नंबर है, निःशुल्क है। जी कहीं भी डिलीवरी अच्छे, जो भी आसपास में नज़दीक स्वास्थ्य केंद्र होता हो वहाँ पे अपनी डिलीवरी करवा सकती है। लेकिन जो मेन समस्या बुज़ुर्गों को आती है, जिसको कम दिखता है, कम सुनता है, पैरों में दर्द है, तो मेरी तो यही प्राथमिकता रहेगी। जैसे जर्मनी, जापान और बाहर के मुल्कों की तरह हमारे देश में भी ग्रामीण अंचल में जो लोग नहीं जा सकते, महीने में या 2 महीने में एक मोबाइल वैन जो हेल्थ की आती है, उसमें सभी टेस्ट होते हैं, चाहे वो अल्ट्रासाउंड हो, एक्सरे हो, सीटी स्कैन, एमआरआई, इस तरह की मोबाइल वैन प्रत्येक गांव में 2 महीने में 3 महीने में घुमाई जाए और सभी लोगों को जिसको ज़रूरत हो उसका चेकअप किया जाए, ताकि उसको बाद में किसी बड़ी बीमारी से बचाया जा सके। हाँ। जो आपकी कंपेनिंग का जो टाइम है, जनता के बीच कब से कब रहते हैं गाँव में? भाई जनता के बीच तो मैंने तो अभी बताया था, मैं तो भाई फौजियां की ढाल जूते पैर की सोया करूं। किसी भी चुनाव प्रचार के लिए जो गांव, जैसे एक दायरा होता है कि 3 दिन उस गांव का दौरा रहेगा, 4 दिन उस गांव का, उसको लेकर जानकारी। भाई मैंने आपको बता दूं, मेरी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है। मेरे दादाजी आज़ाद हिंद फौज में थे। मैं आपको रोकूं, 1 मिनट में रोकता हूँ। इंसो का राष्ट्रीय प्रवक्ता आप हैं, तो इससे अलग और कौन सी राजनीति पृष्ठ आप चाहते हैं? इतने बड़े पद पर आप बैठे हैं भाई। एक जैसे है ना, एक बैकअप होता है ना, एक पीछे से बैकअप होता है कि भाई उसका पापा सरपंच। छोटा बैकअप मानते हैं आप? नहीं, बहुत बड़ा बैकअप हो। मेरा संगठन है, उसी के कारण मेरे को पहचान मिली है। संगठन की तो मैं जितनी बड़ाई करूं उतनी ही कम है। बाकी है ना, मेरा तो यही रहता है सुख दुख में शामिल होना। अपने परिचित हैं गांव में, किसी के साथ कोई अनहोनी होगी, किसी भी प्रकार से मेरे से जो बन पाए, मैं हमेशा बीच में मिलता हूँ जी। और अगर आपको जनता आशीर्वाद देती है तो वार्ड के लिए सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा? भाई मेरा तो न एक ही मुख्य मकसद है, जो मेरे युवा साथी दर दर भटक रहे हैं न रोज़गार की तलाश में, उनको एक अच्छा ट्रैक दिया जाए, उनको है न अवेयरनेस कैंप लगाए जाएं, लाइब्रेरियां खोली जाएं गांव में, उनको है न प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में उनको जानकारी दी जाए कि भाई अब इस चीज़ के फॉर्म निकल रहे हैं। एक हमारे देश में क्या है, एक भेड़ चाल बनी हुई है सरकारी नौकरी, अलग अलग इतनी अच्छी अच्छी हमारे देश में, गुड़गांव में, फरीदाबाद में मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, वहाँ भी जो बच्चे रोजगार कर रहे हैं, अच्छे से अपना परिवार पाल रहे हैं। तो मेरी तो यही प्राथमिकता रहेगी कि इन युवा भाइयों को है न जितना जल्दी हो सके इनको अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए जो मेरे से हो पाएगा न, इसी संबंध में मैं ज़्यादा अपना काम करूँगा। मोहित, आखिरी सवाल यही रहेगा कि जो हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने साथियों और समर्थकों को तो क्या संदेश देंगे? भाई मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा, चुनाव का समय है तो आप लोग किसी भी बहकावे में, चाहे कोई वो आर्थिक रूप से आपके सहयोग का दिलासा दिया जाए, आपको तरह तरह के लोग लुभावने लोग वायदे करेंगे, जो आपको है न एक तुलनात्मक एक तराजू में तोलने पड़ेंगे कैंडिडेट, कि भाई यो आदमी जब तारे ऊपर कोविड थी, जब नोटबंदी थी, जब तरह तरह की कोई आपातकालिक किसी भी तरह के जब हमारे ऊपर मजबूरी थी, कोई आपदा आई थी, उस समय पर हमारे बीच में जो साथी रहा, जिसने हमारे काम किए, हमारे रात को हमारे फ़ोन उठाए, किसी भी तरीके से कोई भी प्रताड़ित कर रहा था, तो जिस व्यक्ति ने हमारी मदद करी या जो योग्य हो, पढ़ा लिखा हो, बेदाग हो, उसको अपना वोट देना। तो ये थे मेरे साथ मोहित साहू, रानीला से हैं, जो बिलोंग करते हैं और वार्ड नंबर 1 के से उम्मीदवार हैं जिला परिषद के, और एक अच्छे नेतृत्व के साथ वार्ड को कैंडिडेट मिलेंगे और भी कैंडिडेट आएंगे और उनको भी हम आप तक रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से मोहित ने बताया कि स्वास्थ्य शिक्षा पर मुख्य उद्देश्य रहेगा, युवाओं के लिए जो अलग पहल की जाएंगी, बुजुर्गों के लिए है वो अलग से काम किया जाएगा, और भी इस तरह की जो भी बातें होंगी वार्ड वार्ड जाकर हम उन तक उनकी आवाज़ आप तक पहुंचाने की एक कोशिश करेंगे। जब तक बने रहे मेरे साथ और देखते रहें वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी 24।